नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगले 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उस कांस्टेबल में इस बार अलग से एक पेपर होगा जो कि कांस्टेबल टेलीकॉम के नाम से जो है वो भर्ती होने वाली है, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकॉम भर्ती 2025 के नाम से ये जाने जाने वाली है। और इस भर्ती के अंदर आपके 30 नंबर का एक मटेरियल है जिसमें आपके टेलीकॉम स्पेशली जो भर्ती आई है टेलीकॉम की 1500 पदों के आसपास, उसमें एक ऑपरेटर का आपके पद है और एक आपके चालक का पद है। 2 पद इसमें रखे गए हैं और वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास में 12th क्लास के अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर जैसी सब्जेक्ट रही है। इसमें कुल 8 टॉपिक जो है वो आपको दिए हुए हैं। टेलीकॉम भर्ती के पार्ट 1 जो है वो आपका 80 नंबर का है और इसमें स्पेशली टेलीकॉम प्रौद्योगिकी जो है उसके आपके कुल 8 टॉपिक है। कितने 8 टॉपिक है आपके? टोटल आपके 8 टॉपिक दिए गए हैं और उन 8 टॉपिक में से पहला टॉपिक जो है उसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यानी कि एक होती है जो नेचुरल बुद्धिमत्ता होती है जो मानव में पाई जाती है, जबकि एक होती है आर्टिफिशियल जो कि मानव के द्वारा निर्मित होती है, तो उसको कहते हैं अपन कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके ऊपर अपन बात करेंगे और ये जो आपके 8 टॉपिक है जो इसमें लगभग 30 अंकों के प्रश्न आने की संभावना है टेलीकॉम के अंदर। इन 8 टॉपिक कौन कौन से हैं? ये 8 टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें एक टॉपिक है आपका इंटरनेट का, एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक है सूचना प्रौद्योगिकी, एक है आपके संचार का, एक है आपके साइबर सुरक्षा, एक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक है साइबर अपराध और एक है डिजिटल फोरेंसिक। ये कुल 8 टॉपिक है जो कि आपके इसमें 30 अंक का मटेरियल आने वाला है। पार्ट ए जो ऑल ओवर 80 नंबर का है, उस 80 अंक में से जो है वो 30 अंक का मैटर आपके टेलीकॉम प्रौद्योगिकी वाला आएगा, जिसमें ये 8 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। कल परसों में चौथा टॉपिक आपके जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, यानी कि 50% आपका सिलेबस जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। और स्पेशली इसी भर्ती के इस पोर्शन 30 अंकों के लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें 299 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 29% का डिस्काउंट मिल रहा है। VSR01 कूपन कोड यूज करने पर 50% सिलेबस कल हो जाएगा इसका, क्योंकि 4 टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद में आपके 4 टॉपिक और बचेंगे, जिसमें एक संचार वाला है जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बाकी साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट में डिजिटल फोरेंसिक आएगा, तो अपन 50% सिलेबस इसका कल कर लेंगे। ये कोर्स आपका चल ही रहा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ रहा है, इस कोर्स के अंदर आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी बुक वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें क्लास देखिए और उसके बाद में जो भी नोट्स है उनको आप प्रिंट निकलवा के आराम से हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास कितनी भी बार देख लीजिए, आपको पैनल PDF मिलेगा और परीक्षा के उपयोगी जो प्रश्न रहेंगे उनकी भी अपन तैयारी करने वाले हैं। और जैसा कि अपन पहला जो टॉपिक है आपका, जिसका नाम क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो अपना कोर्स के अंदर कंप्लीट हो गया है। इस वजह से अब अपन उस कोर्स का जो है वो यहाँ पर MCQ देखेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। और उसी में ही अपन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पहला जो प्रश्न है वो अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके जो है वो AI का क्या है, वो है कि कौन सा चैटबॉट जो है वो भारत के अंदर विकसित हुआ, आपको इसमें से बताना है। वो एलिजा है या फिर वो सिरी है या फिर चैट GPT है या फिर हैप्टिक है। मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसको डिटेल में आपको बताया था। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन मान लीजिए जिसके साथ में एक मानव जो है वो क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने प्रश्नों के जवाब मांग सकता है। वो आपके चैटबॉट होता है। आजकल आप जिनके ज़्यादातर नाम सुनते हैं उसमें चैट GPT का नाम आपने सुना होगा। भारत की बात कर रहा है ये कि भारत में वो विकसित होना जरूरी है, तो भारत के अंदर जो है वो 2013 के अंदर जो है वो आपके जियो के द्वारा जियो हैप्टिक नाम से एक क्या किया जाता है, आपके चैटबॉट जो है वो तैयार किया जाता है, जियो हैप्टिक, जो कि 2013 में होता है। जियो हैप्टिक जो है ये भारत का पहला चैटबॉट जो है वो आपके माना जाता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न जो है वो भारत के पहले चैटबॉट की यहाँ पर बात करी है, तो वो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि दुनिया का पहला, ध्यान रखना वो भारत का पहला था, दुनिया का पहला चैटबॉट जो है वो कौन सा था? एलिजा है, सिरी है, चैट जीपीटी है या फिर हैप्टिक है? अगेन ऑप्शन वही है, लेकिन उनमें से ही दुनिया का पहला जो है वो आपके चैटबॉट कौन सा है ये आपको पूछना जा रहा है। चैटबॉट क्या है? तो वो चैटबॉट एआई बेस ही होता है। अपन ने एआई के अनुप्रयोग में चैटबॉट पढ़ा था। तो दुनिया के पहले चैटबॉट की जब बात आती है तब आपका कौन सा आता है? एलिजा चैटबॉट आता है, जो कि अमेरिका के यूएसए के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? एमआईटी। उस एमआईटी के अंदर 1966 के अंदर जो है ये विकसित किया गया था। जिसको किसने किया था? जिसको किया था जोसेफ ने, जोसेफ विजनबाम के द्वारा इसको क्या किया गया था? आपके तैयार किया गया था 1966 के अंदर। एमआईटी जो आपके यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां पर इसको विकसित किया जाता है। यानी कि विश्व का पहला चैटबॉट कौन सा है? एलिजा है। जबकि भारत का पहला चैटबॉट कौन सा आता है? वो आपके हैप्टिक के नाम से आता है, जो कि जियो हैप्टिक के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों के जवाब मेरे हिसाब से आराम से मिल गए होंगे। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न जो है वो हमें क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि जो स्मार्ट होम उपकरण होते हैं, बेसिकली होम का मतलब होता है घर, और स्मार्ट होम का मतलब होता है ऐसा घर जिसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है? आपके जिसके अंदर जो है वो स्मार्ट जो उपकरण हैं उनका उपयोग किया गया है। स्मार्ट उपकरण का उपयोग किया गया है। स्मार्ट उपकरण क्या मतलब हो गया? जिसमें एआई बेस जो उपकरण हैं उनका उपयोग किया गया है। अब ये बोल रहा है कि स्मार्ट होम के अंदर अगर आपको नियंत्रण करना है, किसको? उपकरण को। जैसे कि स्मार्ट होम उस होम को कहते हैं जिसका मान लीजिए कि पंखा है तो वो भी आपके जो है वो कैमरे अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो रखा है, चाहे फैन हो वो भी हो रखा है, चाहे आपके घर का गेट हो वो भी हो रखा है, चाहे एसी हो वो भी कनेक्ट हो रखी है, चाहे आपका होम थिएटर है वो भी कनेक्ट हो रखा है, चाहे आपका अगर अपन बात करें कि आपके जो है वो एलईडी जो लाइट है वो भी आपके कनेक्ट हो रखी है। यानी कि ऐसा घर जिस घर के प्रत्येक जो आपके डिवाइस है वो या फिर प्रत्येक उपकरण है वो आपके केवल एक मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो जाए, ऐसे हम घर को या फिर ऐसे होम को स्मार्ट होम कहते हैं। और ये सारे के सारे कनेक्ट बेसिकली ये काम तो एआई से ही करते हैं, लेकिन एआई के ही एक अनुप्रयोग के अंदर हमने देखा था एक चीज जिसको अपन ने बोला था आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब थिंग्स यानी वस्तुएं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि सभी वस्तुओं को जोड़कर एक नेटवर्क बनाना क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है या फिर आईओटी कहलाता है, जिसमें एक मोबाइल के साथ में हमारे घर के सारे उपकरण कनेक्ट हो जाए। मशीन लर्निंग एक अलग चीज है। मशीन लर्निंग एआई का ही एक अनुप्रयोग है जिसमें प्रत्येक मशीन जो है वो खुद के स्तर पर चीजों को सीखती है और उनको अपनी समझ से करती है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है और ये अपने इसमें काम करती है। एनएलपी एक प्रकार की लैंग्वेज है, वो अभी बाद में देखेंगे, क्वेश्चन आएगा। और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आपके एआई बेस एक अनुप्रयोग है जिसमें हम एक मोबाइल से या फिर एक डिवाइस से घर के सभी उपकरणों को कनेक्ट करके हम संचालित करते हैं, जो कि आपके स्मार्ट होम के अंदर उपयोग में लिया जाता है। ये तकनीक जो है वो इसी से ही संबंधित आपके आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग जो है वो मशीन लर्निंग से संबंधित नहीं है? अब मशीन लर्निंग का मतलब है कि मशीन जो है वो खुद सीखे, जैसे कि मोबाइल है वो खुद सीखे। भाई मोबाइल के सामने एक बार जो समस्या आएगी उस समस्या को बार बार ना दोहराए और उसका सॉल्यूशन खुद के स्तर पर कर ले, वो मशीन लर्निंग है। लेकिन इनमें से कौन सा जो है वो मशीन लर्निंग से संबंधित नहीं है? जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी। ऑनलाइन खरीदारी का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे आप अमेजोन खोलते हो, अब अमेजोन वाले ने मशीन लर्निंग का यूज कर रखा है अपने वेबसाइट के लिए। इस वजह से जैसे ही आप एक बार अमेजोन खोलोगे और उसमें आपने सर्च कर लिया कि मुझे 15,000 रुपए का मोबाइल चाहिए या मुझे 5,000 के जूते चाहिए, तो एक बार आप अमेजोन पर ये सर्च करके फिर भले ही आप कोई सी भी वेबसाइट खोलोगे, चाहे एसएसओ खोलो, चाहे आरपीएससी की साइट खोलो, या फिर आप और कुछ भी कोई जो है वो आपके एप्लीकेशन खोलोगे जहां पर एडवर्टाइजमेंट आता है, वहां पर वो आपको निश्चित रूप से अमेजोन वाला क्या दिखाएगा? उस मोबाइल का जो है वो एड दिखाएगा या फिर वो आपको 5,000 के जूते का एड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि अमेजोन ने जो है वो इस चीज को वो लर्न कर चुका है या फिर सीख चुका है कि इस व्यक्ति को क्या चीज चाहिए। ये मशीन लर्निंग होती है। तो ऑनलाइन खरीदारी के अंदर मशीन लर्निंग जो है वो हम देखते हैं। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का
पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान भी जो है वो मशीन लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें आने वाले समय में मौसम कैसा क्या रहेगा ये वर्तमान समय के हिसाब से जो है वो प्रत्येक मशीन बताती है। मौसम के जो है वो आपकी डिवाइस वगैरह होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। डेटा विश्लेषण तो वैसे भी मशीन लर्निंग का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि मशीन लर्निंग का मतलब यही हो गया कि किस व्यक्ति को कितने रुपए की कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, इसने आज के जो है वो दिन में क्या क्या चीज़ आपके सर्च करी है गूगल के ऊपर, या फिर इस महीने में सबसे ज़्यादा इसने क्या सर्च करा है। तो विभिन्न प्रकार का जो डेटा है उसका विश्लेषण करने में भी मशीन लर्निंग का यूज़ लिया जाता है। लेकिन स्मार्ट होम जो है इसमें IoT का यूज़ होता है, अभी अभी अपन ने देखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है, इसमें मशीन लर्निंग का कोई भी यूज़ नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि जो AI शब्द है, AI की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो किस व्यक्ति ने किया था। वैसे मैंने इतिहास का पूरा सीक्वेंस बताया था AI का कि AI किस प्रकार से निकला था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्थर सैमुअल की बात कर रहा है, जॉन मैकार्थी की बात कर रहा है, जोसेफ वीजनबाम की बात कर रहा है, एलन ट्यूरिंग की बात कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो AI जो है ये 1956 के अंदर, वैसे 1955 में जो है वो एक सभा होती है जिसके अंदर आपके जॉन मैकार्थी नाम से जो है, जॉन मैकार्थी नाम से जो है वो एक वैज्ञानिक रहते हैं, कहाँ के, अमेरिका के रहते हैं, यूएसए के रहते हैं, जो कि MIT के अंदर जो है वो इसकी क्या करते हैं, आपके घोषणा करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1956 के अंदर पहली बार जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है आपके AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जॉन मैकार्थी जो है वो प्रोफेसर मान लीजिए या फिर कार्य कर रहे थे, कहाँ पर, उस समय MIT के अंदर काम कर रहे थे। तो ये आपका संबंध जो है वो MIT से भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिचय के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करके कौन से कथन सही है ये आपको बताना है, कौन से कथन सही है ये आपको इसमें बताना है। देखिए पहला कथन अपने को क्या बोल रहा है, पहला कथन अपने को बोल रहा है कि AI का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। बिल्कुल एकदम सत्य बात है, यही AI की डेफिनेशन है। AI का मतलब ही यही होता है कि ऐसे उपकरण का निर्माण करना जो खुद के बुद्धि से और स्वतंत्र रूप से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी कमांड के वो काम करे, ऐसे उपकरण जो है वो बनाना, यही AI का अंतिम लक्ष्य होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है AI जो मशीनें जो है उनके द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं जैसे कि चीज़ों को सीखना या फिर उनका विश्लेषण करना या फिर तर्कशीलता या फिर आत्म सुधार का अनुकरण करना, ये AI पर आधारित जो मशीनें हैं उनकी जो है वो प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल सही बात है, AI का मतलब यही है भाई। मानव की बुद्धि जो है वो क्या है भाई, एक बार आपको, जैसे कि आप मान लीजिए कि सर्दियों में एक बार आप बाहर चले गए, जैसे अभी गर्मी है तो लू बज रही है, तो आप एक बार बाहर जाओगे, गर्मी लगेगी, बहुत भयंकर वाली धूप पड़ेगी, तो आप चीज़ को सीख जाओगे कि हमें दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। तो वो चीज़ आपने सीखी कैसे, प्रैक्टिकल जब आप बाहर गए तब आपने सीख लिया। बस मशीनों में भी यही चीज़ होती है, जो AI आधारित मशीनें होती है वो एक बार में सीख जाती है कि ये चीज़ करने से नुकसान है, तो वो चीज़ को वापस दोहराती नहीं है, यानी कि खुद के स्तर के ऊपर चीज़ों को सीख रही है। ये आपके AI मशीन जो होती है उनका एक प्रकार से एग्जाम्पल है। तीसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1956 के अंदर MIT के जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। अभी अभी मैंने बताया था, पिछला प्रश्न यही था, 1956 के अंदर जॉन मैकार्थी ने AI शब्द का यूज किया था। यानी कि तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, आपके सत्य कथन हो जाएंगे। सही कथन पूछ रहा है तो कथन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर जो है वो यहां पर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, AI का इतिहास जो है, उस AI के इतिहास के ऊपर हिस्ट्री के संबंध में आपको प्रश्न पूछा गया है। आपको कालक्रम के अनुसार इन चीज़ों को व्यवस्थित करना है और सही कालक्रम जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे देखिए सबसे पहला जो कथन इसमें लिखा गया है वो आपके लिखा गया है कि एलन जो ट्यूरिंग है इनके द्वारा कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस के नाम से एक पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन्होंने द इमिटेशन गेम जो है उस नाम से एक मशीन
मशीन इंटेलिजेंस का परीक्षण किया था, बिल्कुल किया था इन्होंने। और कब किया था ये परीक्षण? ये 1950 के अंदर इन्होंने ये परीक्षण किया था, एलन ट्यूरिंग ने, जिनके द्वारा कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम से एक पत्र भी प्रकाशित जो है वो किया जाता है। उसके बाद में आपके आते हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है वो LISP, जिसको लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, इसका संक्षिप्त नाम बनाया, और जो कि AI अनुसंधान के लिए पहली बार प्रोग्रामिंग की गई भाषा थी, यानी कि पहली भाषा थी LISP, जो कि AI प्रोग्राम के लिए काम में ली गई थी या फिर AI रिसर्च के लिए काम में ली गई थी। और ये कब बनाई गई थी? तो ये आपके जॉन मैकार्थी के द्वारा 1958 के अंदर जो है ये काम किया गया था। ये दूसरा कालक्रम इसके अंदर आता है। फिर तीसरा आता है आपका ऑर्थर सैमुअल जो है, इनके द्वारा मशीन लर्निंग शब्द का निर्माण किया गया, यानी कि पहली बार मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग 1959 के अंदर किया गया था ऑर्थर सैमुअल के द्वारा। तो ऑर्थर सैमुअल भी जो है वो आपके मशीन लर्निंग से संबंधित आ जाते हैं। अगला जो है वो आपके शब्द कौन सा दिया हुआ है, वो है कि विश्व का पहला औद्योगिक जो रोबोट था, जिसका नाम क्या था? यूनिमेड था। वो न्यू जर्सी के अंदर जनरल मोटर्स, GM जो मोटर्स आती है आपके अमेरिका में, एक कारों की बहुत बड़ी जो है वो कंपनी है, उसकी असेंबली लाइन के ऊपर जो है वो काम करने के लिए लगाया गया। बिल्कुल सही बात है। और ये घटना कब की थी? ये 1961 की घटना थी। तो आपको कालक्रम में जमाना है। अब आप सीक्वेंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले 50 है, फिर 58 है, फिर 59 है, फिर 61 है, यानी कि सीक्वेंस तो यही है, 1 2 3 4 सीक्वेंस के अंदर ही ये जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैंने प्रश्नों को इसीलिए डिटेल में और बड़े जो है वो बनाए हैं ताकि आपको चीजें जो है वो काम में आए। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है वो चैटबॉट के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भाई चैटबॉट का क्या यूज है, वो यहाँ पर आपको चैटबॉट के बारे में प्रश्न दिया गया है। जैसे कि पहला कथन है कि यह उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो स्वतः देने के काम आते हैं जिनके उत्तर उसके डेटाबेस में उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो उसके डेटाबेस में रहेंगे वही आपको बता पाएगा। जैसे कि आप अगर उसको पूछना चाहो कि भाई पहलगाम के ऊपर जो अटैक किया था उसकी हमें फोटो भेजो, वो कौन व्यक्ति था, तो ये तो उसके डेटाबेस में नहीं है, तो वो नहीं बता पाएगा। आप चैट GPT पर चाहे कितना ही सर्च कर लो, क्योंकि उसके डेटाबेस में ही यही है कि वो विभिन्न जो वेबसाइट्स है उनका यूज करके आपको बताता है। तो जितना उसके डेटाबेस में रहेगा उतना ही वो चैटबॉट आपको क्या कर पाएगा? आंसर दे पाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि इन्हें किसी भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के साथ में जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। आप जो है वो चैट GPT पर जाकर कोई भी वेबसाइट डाल दीजिए और फिर उस वेबसाइट की कोई भी सूचना आप मांग लीजिए, वो आराम से दे देगा। कोई एप्लीकेशन के साथ जोड़कर भी आप मांग सकते हैं। यह मानवीय बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फिक्स डेटाबेस है उसी के आधार पर ये आपको जवाब देता है। मानवीय बुद्धि से या फिर खुद के दिमाग से कोई जवाब नहीं देता है। इस वजह से डेटाबेस के आधार पर देने की वजह से ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा? स्वतः जो है वो जवाब देता है, लेकिन जितना डेटाबेस है उतना ही देगा। इस वजह से इसका सबसे अच्छा वर्णन तो ये दो ही कथन होंगे, कथन 1 और कथन 2, यानी कि इसमें राइट आंसर जो है वो 1 और 2 जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित AI संचालित उपकरण, यानी कि ऐसे उपकरण हैं जो कि AI से चलते हैं, आपको दिए हुए हैं। जैसे कि स्मार्टफोन दिया हुआ है, जैसे कि स्मार्ट वॉच दी हुई है, स्मार्ट स्पीकर दिया हुआ है, स्वचालित वाहन दिया हुआ है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से उपकरण आवाज से आदेशित, जिसको अपन ने वॉइस कमांड के नाम से जानते हैं, नहीं होते हैं, यानी कि आवाज से आदेशित नहीं है। ऐसे कौन से उपकरण हैं जो कि आवाज से आदेशित नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो आवाज अपन 2 प्रकार के AI उपकरण पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो वॉइस कमांड पे काम करते हैं, जिनको हम बोलकर आदेश देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि वॉइस कमांड पे नॉन वॉइस कमांड के नाम से जानते हैं। तो आवाज से आदेशित नहीं है ऐसा कौन सा है? स्मार्टफोन आवाज से आदेशित होता है, बोल दीजिए हेलो सिरी ये वाला गाना चलाओ, अपने आप मोबाइल चला देगा। स्मार्ट वॉच है, आजकल ऐसी वॉच है जो वॉइस कमांड के ऊपर काम करती है। स्मार्ट स्पीकर तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ही है आपके वॉइस कमांड का। और स्वचालित वाहन जो है ये भी आपके जो है वो किसका कमांड है? वॉइस कमांड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वॉइस कमांड वाला कौन सा नहीं है? तो ऐसा तो कोई सा ही नहीं है। तो इस वजह से आंसर क्या होगा? कोई नहीं, सभी आवाज से आदेशित हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है। और ये प्रश्न आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को जो है वो क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है
कि आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है और दिए हुए कूट के अनुसार आंसर देना है। सूची 1 में आपको चैटबॉट दे रखे हैं, जैसे कि एलिजा है, सिरी है, ग्रुक है या फिर आपका हैप्टिक है, और दूसरी सूची में आपको विवरण और उनकी विशेषताएं दे रखी है। एलिजा के बारे में क्या विशेषता, अभी अभी मैंने बताया था 1966 के अंदर जो है वो विजन बाम के द्वारा विकसित किया गया आपका विश्व का पहला चैटबॉट था जो अमेरिका के अंदर विकसित होता है, एलिजा। तो ये अपन देख ले। सिरी जो है ये एप्पल या फिर आईफोन जो है उसका चैटबॉट है, ये अपन सिरी के बारे में जानते हैं। ग्रुक जो है, ग्रुक बेसिकली स्पेशली वैज्ञानिक खोजों के लिए जाना जाता है, और हैप्टिक जो है ये भारत का पहला है जो जियो के द्वारा 2013 में विकसित किया गया। तो एलिजा, सबसे पहले एलिजा किसके साथ मिलान करेगा, दुनिया का पहला चैटबॉट है जो MIT के अंदर जो है विकसित किया गया था, यानी कि ए जो है वो 2 के साथ मिलान करेगा। सिरी जो है ये किसका हो जाएगा, आईफोन और अन्य एप्पल डिवाइस के अंदर वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम करता है, यानी कि सिरी 4 के साथ में। ग्रुप जो है ये वैज्ञानिक खोज और सत्यपूर्ण जो आपके जवाब है उनके डिजाइन के लिए किया गया है, तो ये आपके 3 के साथ हो जाएगा। और हैप्टिक जो है वो भारत का प्रमुख AI चैटबॉट है जो कि ग्राहक सेवा और ई-कॉमर्स के लिए काम करता है, या फिर भारत का पहला भी आप कह सकते हो, तो ये 1 के साथ मिलान करेगा, यानी कि ए जो है वो 2 में मिलान होगा, ए में 2 यहाँ पर 2 जगह पर है, बी जो है वो 4 के साथ होगा, सी जो है वो 3 के साथ होगा, और डी जो है वो 1 से के साथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपके चैटबॉट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आता है। अगला देखिए आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट होम में AI का जो अनुप्रयोग है उसका उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना है, स्मार्ट होम के अंदर जो है वो आपके IoT का यूज लिया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अपन यूज करते हैं, और उस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। आपको बताना है कि कौन सी चीज के अंदर AI का यूज नहीं हुआ है। सबसे पहले है घर के दरवाजे को बायोमेट्रिक या फिर ब्लूटूथ या फिर मोबाइल से लॉकिंग और अनलॉकिंग करना बिल्कुल होता है। AI का ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम स्मार्ट होम के अंदर ये सारे के सारे काम करते हैं। दरवाजे के साथ में दरवाजे को खोलना बंद करना, चाहे ब्लूटूथ से करो, चाहे मोबाइल से करो, चाहे बायोमेट्रिक से करो। कम रोशनी अगर है कमरे के अंदर, या फिर पूर्ण कम रोशनी की स्थिति है या फिर पूर्ण अंधेरे जैसी स्थिति है, तब हम मोबाइल से कनेक्ट होया हुआ जो हमारा एक प्रकार से कैमरा है उससे हम क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं। कैमरे की मोबाइल से हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट आधारित जो LED बल्ब है जो कि प्रकाश को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट होम के अंदर IoT के माध्यम से मोबाइल से LED जुड़ी हुई है, तो हम LED की जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों तो अपने आप में क्या है, AI का अनुप्रयोग है स्मार्ट होम में। लेकिन मानवीय विशेषज्ञों की सोच और निर्णय लेने की क्षमताओं को दोहराने वाली विशेषज्ञ प्रणाली, ये अपने आप में ही जो है वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, मानवीय विशेषज्ञ सोच वगैरह निर्णय इनकी बात हो रही है, जिसका स्मार्ट होम के अंदर कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एकदम सही आंसर है। अगला देखिए, अगला अपने को क्या बोल रहा है, भारत के अंदर जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कुछ पहल जो है वो चलाई गई थी, और निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है, और उपयुक्त कथन में से आपको कौन सा या फिर कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहला जो कथन है वो क्या बोल रहा है, AI फॉर ऑल भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक रणनीति है जिसका उपयोग समावेशी विकास पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अलग से ही आपको उसमें क्लास के अंदर बताया भी था और नोट्स में भी लिखवाया था कि अलग से ही जो है वो भारत के अंदर AI को लेकर क्या क्या काम हुआ है वो सारा का सारा बताया, उसी पे बेस ये प्रश्न है। तो ये तो हो गया, AI फॉर ऑल जो है भारत के अंदर AI के लिए एक रणनीति है, पहला कथन सही है। दूसरा है नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया जो है, इसका मुख्य कार्य AI संबंधित जो भी ज्ञान है उसको साझा करना, और AI के क्षेत्र में कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त हो सकती है लोगों को, उसके बारे में बताना। ये कथन भी क्या है, एकदम सही बात है इसमें। तीसरा है कि भारत जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि GPAI जो है उसका वर्ष 2024 में अध्यक्ष बना है। बिल्कुल सही बात है, 2024 में अध्यक्ष बनता है, तो इसका मतलब तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो कथन 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मशीन लर्निंग जो है उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। मशीन लर्निंग जो है ये डेटा और जो पिछले अनुभव है उनका उपयोग करती है और स्वयं सीखती है। बिल्कुल सही बात है, ये उसके बारे में एकदम सही बात है कि ये खुद जो है वो अपने स्तर के ऊपर सीखती है। कौन सा कथन गलत है, अच्छा गलत कथन इसमें पूछ रहा है, ठीक है, तो पहला कथन तो ठीक है, ये खुद सीखता है। दूसरा कथन है कि मशीन लर्निंग के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है मानवीय हस्तक्षेप की, डीप लर्निंग में नहीं होती है, आपके मशीन लर्निंग के अंदर होती है।
मशीन लर्निंग के द्वारा ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं जो कि डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और इनका उपयोग स्वयं के सीखने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, वही हो गया अगेन, स्वयं वो अनुभव से सीखती है। अनुभव कहाँ से लेगी? तो डेटा को एक्सेस करके जो है वो सीखती है। मशीन लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग का एक प्रकार है, ये उल्टा लिख दिया है। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक प्रकार है और जो कि कंप्यूटर को व्यापक डेटा सेट सीखने के लिए प्रशिक्षित करती है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग जो है वो कंप्यूटर को व्यापक डेटा देता है, ना कि मशीन लर्निंग देती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर आपको गलत कथन जो है वो पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सुमेलित करना है। एक तरफ आपको मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग दे रखे हैं, ठीक है साहब, दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं कि क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर आता है इमेज रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा कई बार जो गूगल लेंस आता है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इमेज रिकॉग्निशन का। आप इमेज डालोगे, गूगल लेंस ऑटोमेटिक उस पर लिखे हुए सारे के सारे शब्द है या तो वो निकाल देगा आपको, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी फोटो है तो वो आपको उसकी जानकारी दे देगा। वो इमेज रिकॉग्निशन होता है। इमेज रिकॉग्निशन का मतलब सीधा सा क्या है? चेहरे या फिर वस्तुओं की जो है वो पहचान करना, ये आपके इमेज रिकॉग्निशन होता है। ये 2 के साथ में आपका मिलान करेगा। फिर है ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इतना तो आपको पता ही है, लैंग्वेज यानी कि भाषा, ट्रांसलेटर यानी कि उसका अनुवाद करना, यानी कि भाषा के अनुवाद के लिए आता है। तो विभिन्न भाषाओं के बीच में अनुवाद करने के लिए ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये आपके यूज में लिया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी कार जो खुद मतलब कि अपने आप से चलती है, सेल्फ चलती है, जैसे अपन टेस्ला वगैरह देखते हैं। अभी एलन मस्क के द्वारा टेस्ला की जो कार है वो सेल्फ ड्राइव कार जो है उसके टेस्ट वगैरह वो कर रहा है। यानी ऐसा कार या फिर ऐसा वाहन जो कि मानव सहायता के बिना क्या हो जाए, चल जाए, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार कहते हैं। यानी कि 3 के साथ मिलान करेगा। और लास्ट बचा हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि ऑनलाइन अगर कोई फ्रॉड हो रहा है उसका अगर डिटेक्शन करना है, यानी कि संदिग्ध अगर कोई वित्तीय गतिविधियां हो रही है उनका पता लगाने के लिए ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन नाम से एक अनुप्रयोग होता है, जो कि आपके किसका होता है? मशीन लर्निंग का होता है। मिलान कर लीजिए, ए जो है वो 2 के साथ में मिलान करेगा, केवल 1 में ही है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। फिर बी जो है वो 1 में है, सी जो है वो आपका 3 में है, डी जो है वो आपके 4 में है। तो राइट आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि भाई रोबोटिक्स जो है, उस रोबोटिक्स के बारे में आपको बताना है कि रोबोटिक्स के बारे में कौन से कथन जो है वो आपके सही है। तो रोबोटिक्स से पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये। रोबोटिक्स के संदर्भ में आपको क्या करना है? रोबोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन से हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है कि रोबोटिक्स जो है ये इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें रोबोट्स जो हैं उनकी संकल्पना, उनकी डिजाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित कार्य होते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है, ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन हमें बोल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके मैक्रोट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये सब शामिल होती है किसमें? रोबोटिक्स में। बिल्कुल होती है, एकदम सही बात है। रोबोटिक्स शब्द का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले 1940 के अंदर जो है वो आपके साइंस फिक्शन के लेखक जो है आपके आइजैक असिमोव, उनके द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। यानी कि कथन 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रोबोटिक्स भी जो है वो एआई का ही एक अनुप्रयोग है, इसलिए यहाँ पर रोबोटिक्स के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। जो आपके बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। जो भी बच्चे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली राजस्थान अर्थव्यवस्था का जो आपके पोर्शन है 30 नंबर का ये पोर्शन है आपके सिलेबस में, और ये उसका सिलेबस है। कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको दे दिया गया है। एक योजना वाली क्लास बच रही है, वो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में दी जाएगी। इस कोर्स के अंदर भी आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोर्स 199 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 21% का। VSR 01 अगर आप डालते हैं तो 21% का आपको डिस्काउंट मिलता है। वीडियो इकोनॉमी के लिए ये आपका कोर्स आता है, जिसको आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक है जो आपको करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने के डीप लर्निंग से पूछा गया। डीप लर्निंग जो कि अपने आप में मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। डीप लर्निंग के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है।
पहला कथन हमने बोल रहा है कि यह एक प्रकार की मशीन लर्निंग है, बिल्कुल सही बात है, जो कि कंप्यूटर को व्यापक डेटा सेट से सीखने के लिए प्रशिक्षित करती है। एकदम सही बात है, ये इस बार सही है। पहले ये मशीन लर्निंग में दिया हुआ था तब यह कथन गलत था, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है और ये व्यापक जो है वो डेटा सेट देता है कंप्यूटर को। दूसरा है, यह मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करती है, बिल्कुल सही बात है। मानवीय जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उनका ये क्या करती है, आपके अनुकरण करती है। इसके अलावा यह त्रुटियों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ठीक कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मशीन लर्निंग जो होती है वो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो है वो अपने आप सही नहीं कर सकती है, जबकि डीप लर्निंग अपने आप खुद के स्तर के ऊपर मानवीय हस्तक्षेप के बिना सही कर सकती है चीज़ों को। इसलिए कथन इसमें तीनों के तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो आपके चुनौतियां हैं, अच्छा एआई से संबंधित चुनौतियां भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जब मशीनें खुद के स्तर पर ही काम करने लग जाएगी तो फिर मानव की क्या हो सकता है, जब फिर मशीनें ही कर लेगी सारा काम। तो चुनौतियों में देखिए कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली है, क्या इसमें अत्यधिक डेटा और आपके कंप्यूटेशन क्षमता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। मशीन पूरी की पूरी किस बेस पर काम करेगी, उसके पास में जो डेटा बेस है उसके आधार पर वो काम करेगी, और डेटाबेस किसी मशीन को देना है तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा स्टोरेज चाहिए, कोई 1-2 GB से काम नहीं होगा, बहुत बड़ा स्टोरेज हमें चाहिए, और उस स्टोरेज के लिए अत्यधिक खर्च, अत्यधिक अवसंरचनात्मक विकास और पैसा सब कुछ चाहिए। इसलिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इतना बड़ा डेटा सेंटर कैसे क्या बनाया जाए, पहली बात। दूसरी चीज, जब मशीनें काम करने लग जाएगी तो नौकरियों के अंदर छटनी का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बिल्कुल एआई जो है वो नौकरियों के अंदर छटनी का कारण बनेगी। तीसरा आता है यह नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दों का मतलब जो काम मानव कर सकता है क्या वो काम मशीन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। इसीलिए ये नैतिक मुद्दों को भी जन्म दे सकती है क्या, बिल्कुल दे सकती है। यह दुनिया में तकनीकी असमानता का कारण बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जिस देश के अंदर पैसे हैं, जिस देश के पास पैसे हैं, वहां की जनता जहां पर आपके शिक्षित है, वो लोग तो एआई का बहुत अच्छा यूज करेंगे, और जो गरीब देश है बेचारे और छोटे मोटे देश है उनके ऊपर वो उस एआई का यूज करके अटैक करके उन पर कब्जा कर लेंगे, या फिर वो उन देशों से आगे निकल जाएंगे। तो तकनीकी असमानता भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस वजह से इसमें चारों ही कथन जो है वो एआई से संबंधित चुनौतियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अंदर उल्लेखित 5 मुख्य जो क्षेत्र है, उन 5 मुख्य क्षेत्रों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। यानी कि भारत सरकार जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय रणनीति चलाई जाती है, किसके लिए, एआई के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति। और ये जो राष्ट्रीय रणनीति है ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, नीति आयोग के द्वारा यह शुरू की जाती है। और नीति आयोग ने यह कहा कि हम ऐसे 5 क्षेत्र हैं जिनके अंदर हम स्पेशली किसका यूज करेंगे, एआई का यूज करेंगे। और 5 क्षेत्र के अंदर कौन कौन से रखे गए कि भाई हम कृषि के अंदर ध्यान देंगे, हम जो है वो शिक्षा के अंदर ध्यान देने वाले हैं, हम जो है वो एआई का यूज किस में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, ठीक है ना, स्वास्थ्य में हम करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम अवसंरचना में करेंगे, अवसंरचना के अंदर करेंगे। इसके साथ में ही ऐड किया था स्मार्ट सिटी कि भाई स्मार्ट सिटी और अवसंरचना इनमें हम यूज करेंगे। और एक जो है वो इसमें एक और आता है जिसको कहा गया परिवहन। तो ये टोटल जो है वो 5 क्या रखे गए थे, इसमें क्षेत्र रखे गए थे। और इन 5 क्षेत्रों के अंदर जो है वो आपके राष्ट्रीय रणनीति चलाई जाएगी एआई के यूज के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वास्थ्य इसमें आता है, कृषि इसमें आता है, विनिर्माण और शिक्षा इसमें आती है, लेकिन विनिर्माण सेक्टर को जो है वो इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाकी विनिर्माण जो है वो उद्योग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसमें नहीं है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी एक साथ है, और परिवहन जो है वो इसमें आता है। तो ये टोटल आपके 5 क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मशीन लर्निंग जो है उसके अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग है ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये किस
कार्य से संबंधित, अभी पहले ही देखा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा का अनुवाद करता है ये ऑटोमेटिकली। तो स्पैम और मेलवेयर फिल्टरिंग है क्या? नहीं है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का विश्लेषण करता है क्या? नहीं है। विभिन्न भाषाओं के बीच में अनुवाद करता है क्या? बिल्कुल करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर सहायता है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रश्न पूछा गया है। आईओटी को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है और आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि भाई राइट आंसर जो है वो इसका क्या होने वाला है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह जो आपका इंटरनेट, यह इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई मशीनों, डिजिटल उपकरणों और घरेलू उपकरणों का एक नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि कोई एक ऐसा डिवाइस है जो कि विभिन्न आपके वस्तुओं के साथ में क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है, जो जाल बन रहा है, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें नेटवर्क की सभी वस्तुएं परस्पर अंतःक्रिया कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। भाई आप जो है वो किसी भी वस्तु को किसी से भी कनेक्ट करके भी आप चला सकते हो। पंखा चलाओगे तो ऑटोमेटिक एलईडी चलनी चाहिए तो चल जाएगी, पंखा चलाओगे तो ऑटोमेटिक एलसीडी चलनी चाहिए, चल जाएगी। ये सारा का सारा काम आईओटी से होता है। तो ये दोनों कथन इसमें सही है। इसका मुख्य कार्य मानवीय बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का अनुकरण करना है क्या? अगेन ये वही स्मार्ट होम से ही इसको जोड़कर देखना है। आईओटी जो होती है इसमें बेसिकली आपके किसका यूज होता है? इंटरनेट का मेनली यूज होता है। इसमें मानवीय जो बुद्धिमत्ता है या फिर मानवीय जो प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इस वजह से इसमें सही कथन कौन से होंगे? केवल 1 और 2 ही होंगे, यानी कि 1 और 2 जो है यही इसमें होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जो है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो अपन एक चीज तो जानते हैं कि डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो मेनली तो इसमें डिफरेंस की बात कर रहा है। डीप लर्निंग के अंदर त्रुटियों को ठीक करने के लिए, किसके अंदर? डीप लर्निंग में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जबकि मशीन लर्निंग में नहीं होती है। ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया है। डीप लर्निंग के अंदर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मशीन लर्निंग के अंदर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है आपका? बिल्कुल उल्टा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि अगला कथन है कि डीप लर्निंग जो है वो उन्नत कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है ताकि त्रुटियों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ठीक किया जा सके, जबकि मशीन लर्निंग को जो है वो मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। क्या पूछ रहा है? मुख्य अंतर। बिल्कुल यही सही बात है। मुख्य अंतर यही है क्योंकि डीप लर्निंग में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद के स्तर पर सीखता है और खुद के स्तर पर ही सुधार करता है, जबकि मशीन लर्निंग खुद के स्तर पर सीखती तो है लेकिन सुधार करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें ये इसका मुख्य जो है वो डिफरेंस है। मशीन लर्निंग बड़े डेटा सेंटर होते हैं क्या? नहीं। डीप लर्निंग बड़े डेटा के जो है वो आपके बड़े डेटा से आपके डेटा सेट से सीखने के लिए प्रशिक्षित करती है, जबकि डीप लर्निंग जो है वो छोटे, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। ये बड़े का है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग छोटा डेटा आता है। दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, अगला अपने को क्या बोल रहा है? वर्चुअल असिस्टेंट की ये बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्चुअल असिस्टेंट, अब वर्चुअल का मतलब है कि बोलकर अगर आप किसी से, कोई आपका ऐसा असिस्टेंट है जो कि वर्चुअली है, आप जो बोलोगे वो करेगा, तो वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करता है। जब चैट आ गई तो फिर वर्चुअल कैसे हुआ? वो तो लिखना हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है कौन? वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि उपयोगकर्ता के इनपुट, अब इनपुट ये स्पेशली बता रहा है, जैसे मौखिक आदेश या फिर प्रश्न, यानी कि मौखिक का मतलब हो गया बोलकर, यानी कि वर्चुअल यानी कि वर्बली अगर कोई चीज वो बोल रहा है उसके आधार पर कई प्रकार के कार्य या फिर सेवाएं कर सकता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। एक रोबोट जो कारों के ऊपर डाई कैसे और वेल्डिंग पार्ट्स का जो है परिवहन करता है, गलत बात है। और एक प्रणाली है जो कि मानव विशेषज्ञों की सोच और निर्णय लेने की क्षमताओं को दोहराती है, ये भी गलत है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि मतलब ऐसा असिस्टेंट है आपका जिसको आप जो बोलोगे वो काम करेगा। जैसे कि सिरी एक प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट एक प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसको आप बोलोगे वो वही काम आपका करेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बार्ड BARD जो है, जिसको अब जो है वो जेमिनी के नाम से जाना जाता है, जिसके निर्माता कौन है और यह किस वर्ष के अंदर विकसित किया गया था, ये प्रश्न आपको क्या करना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो जेमिनी, मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने जेमिनी का यूज नहीं किया होगा। आपके मोबाइल के अंदर जो है वो जेमिनी नाम से एक चैटबॉट है, जो कि आजकल एंड्रॉयड जो है वो खुद देने लग गया है। अब एंड्रॉयड क्यों देता है? क्योंकि एंड्रॉयड जेमिनी इसलिए देता है क्योंकि एंड्रॉयड का मालिक कौन है? आपका गूगल है। तो गूगल जो है, ये गूगल ने पहले किस नाम से बनाया था? BARD, बार्ड के नाम से जो है वो गूगल के द्वारा 2023 के अंदर बनाया गया था एक आपका चैटबॉट, जिसका नाम जो है वो 2024 के अंदर चेंज कर दिया गया। और क्या नाम कर दिया गया उसका? जेमिनी जो है वो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जेमिनी जो है उसका नाम कर दिया गया 2024 में। ठीक है, तो इसका निर्माता कौन है? गूगल है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इसका जो है वो निर्माण कब हुआ था? 2023 में बार्ड के रूप में हुआ, 2024 के अंदर जेमिनी के रूप में हुआ। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था पिछली बार कांस्टेबल में कि चैट जीपीटी के निर्माता कौन है? नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, ओपन AI जो है वो चैट जीपीटी का निर्माता इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न की बात करें, इसमें अगला प्रश्न है कि SUPACE जो है, SUPACE, ये पोर्टल का संबंध किससे है? तो SU का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं? न्यायाधीश बैठते हैं। तो न्यायाधीश जो है, इनको अगर कोई कानूनी शोध करना है तो उसमें ये AI का यूज कर सके, इसके लिए एक एप्लीकेशन है जो कि आपका SUPACE के नाम से जाना जाता है। कानूनी शोध के अंदर न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए आपका SUPACE जो है, इस नाम से आपका क्या बनाया गया है? एक AI पोर्टल जो है वो बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद में आता है ग्लोबल AI रिपोर्ट, विश्व स्तर के अंदर जो है वो AI के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, जिसके अनुसार AI क्षेत्र के अंदर निजी निवेश जो है वो कितना किया है विभिन्न देशों ने, उस मामले में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है, ये प्रश्न आपको इसमें पूछा जाता है। तो भारत जो है वो विश्व के अंदर आपके 10वें स्थान के ऊपर आता है, जिसने 1.4 बिलियन डॉलर का जो है वो भारत में निजी निवेश AI क्षेत्र में हुआ है। और इस वजह से भारत जो है वो 10वें नंबर पर आता है पूरे विश्व के अंदर इस रिपोर्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है, AI के ऊपर अनुसंधान करने के लिए जो है वो प्रोग्रामिंग पहली भाषा कौन सी थी? LISP, जिसका विकास किसने किया था? मैंने अभी अभी बताया था कि आपके LISP जो है वो एक भाषा है जो कि पहली भाषा बनाई गई थी किसके लिए? AI के ऊपर अनुसंधान के लिए, जिसको जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है वो बनाया जाता है 1958 के अंदर। 1958 के अंदर जो है वो जॉन मैकार्थी के द्वारा आपका विश्व की पहली AI अनुसंधान लैंग्वेज जो है वो बनाई जाती है, जिसका नाम क्या था? आपके LISP के नाम से यह जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, मशीन लर्निंग शब्द जो है वो किस वर्ष में दिया गया था? मशीन लर्निंग जो शब्द है, पहली बात ये किसने दिया था? तो ये शब्द दिया गया था मशीन लर्निंग ऑर्थर सैमुअल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ऑर्थर सैमुअल के द्वारा दिया गया था। ऑर्थर सैमुअल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में। कब दिया गया? 1961, 1961 के अंदर जो है वो ये आपके नाम दिया जाता है। सॉरी 1959 के अंदर, 1959 के अंदर जो है वो दिया जाता है ऑर्थर सैमुअल के द्वारा। 1961 के अंदर तो जो आपके वो पहला औद्योगिक रोबोट है वो इसमें आता है। भारत के अंदर राष्ट्रीय AI पोर्टल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय AI पोर्टल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका शुभारंभ जो है वो किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रीय AI पोर्टल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का खुद का AI का पोर्टल था, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, AI से संबंधित नौकरियों की जानकारी ले सकते हैं। ये सारे के सारे काम इसमें किए जाते हैं। मई 2020 के अंदर जो है वो आपका ये पोर्टल शुरू किया जाता है, मई 2020 में AI पोर्टल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का खुद का है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका, AI के इतिहास के अंदर जो है वो पहला औद्योगिक रोबोट यूनिमेट जो कब बनाया गया? 1961 के अंदर जो है वो यूनिमेट बनाया जाता है। किस कंपनी की असेंबली लाइन के ऊपर काम करने लगा था? फोर्ड मोटर्स है, टोयोटो है, जनरल मोटर्स है या टेस्ला है? मैंने बताया था कि जनरल मोटर्स GM जो है इसने 1961 के अंदर यूनिमेट के नाम से पहला जो है वो क्या बनाया था? आपके AI जो आपके रोबोट है, जो कि औद्योगिक रोबोट के नाम से जाना जाता है, वो इसके अंतर्गत बनाया गया था। ये आपके प्रश्न थे जो कि पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित थे। 3 टॉपिक हो चुके हैं, चौथा टॉपिक कल हो जाएगा। आपके 50% सिलेबस कांस्टेबल टेलीकॉम के अंदर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि 20 दिन के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो मेरी गारंटी है 20 दिन में आराम से करवा दूंगा। आज अपन ने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करी है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जो इससे बाहर जाए। बाकी
बाकी 100% की जो है वो गारंटी तो मैं भी नहीं लेता हूँ, संभवतः 90% प्लस जो है वो आपके प्रश्न मिल जाएंगे। 30 में से 25 जो है वो 25 प्लस जो है वो आप राइट कर लेंगे, ये ऐसा मुझे विश्वास भी है। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।